हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10 का जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 के विज्ञान में अध्याय 2 जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े हैं बच्चों? अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। क्या नाम है बच्चों? अम्ल क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड्स एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? एसिड बेस एंड साल्ट। तो बच्चों ये जो आप लोग का अध्याय 2 है जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, मैंने इसकी सारी थ्योरी आप लोग को पढ़ा दी है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उसे प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा अगर आपका वो लेक्चर छूट गया है। और बात आ रही है कि जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके पेज वाइज दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया, सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों किसके प्रश्न को? प्रश्नावली के प्रश्न को, जो अभ्यास प्रश्न है आप लोग का एक्सरसाइज। हम अभ्यास प्रश्न का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बच्चों? अभ्यास प्रश्न का एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हमने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को पिछली वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिया था विद आंसर्स। ठीक है, आंसर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ा दिया था। तो बाकी 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल इस चैप्टर में। ठीक है, जो अभ्यास का प्रश्न है तो 5 आपने इसमें पढ़ लिया बच्चों। बचा हुआ कितना चैप्टर क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं अभी आपको। कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं? 10 क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो में मैं जो आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ 6 से लेके 15 क्वेश्चन तक मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को PDF फॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ। किस फॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ बच्चों? PDF फॉर्म में, ताकि आप अपना नोट्स अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। उसीलिए मैं आप लोग को क्या करूँगा, PDF फॉर्म में इस चीज़ को पढ़ाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को याद दिला दूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है। जो भी आपके टीचर्स हैं, चाहे मैथ के लिए हो गए कमलेश सर, 12th का मैथ इसमें बहुत ही अच्छा कमलेश सर आप लोग को इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में 10th और 11th का भी वो पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त 12th में पढ़ रहा है, कोई आपका सगे संबंधी रिश्तेदार हो, तो अपने बताइए कि ज्ञान गुरु एकेडमी पे आपके NCERT की सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैथ आप लोग को कमलेश सर पढ़ा रहे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा मैथ आप लोग को इस समय पढ़ा रहे हैं कमलेश सर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इनके जो नॉलेज है, इनका जो नॉलेज है यूपी बोर्ड में पिछले सालों का बहुत ही इनका गहन नॉलेज है, यानी कि इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मैथ का। उसके बाद बात करें बच्चों क्लास 12th की बायोलॉजी की, तो क्लास 12th की बायोलॉजी इस समय आप लोग को राजू सर यानी कि शैलेंद्र सर, ठीक है, उनका निक नेम राजू है, शैलेंद्र सर आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कर दीजिएगा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर कहीं पे गलत जगह पे भटकना ना पड़े, एक ही जगह पे सारे कंटेंट तैयार हो जाएं। अदर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं बच्चों, फिजिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। तो फिजिक्स आप लोग को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आप लोग को क्लास 12th की फिजिक्स, और 12th की फिजिक्स के अलावा इंग्लिश और हिंदी भी आपकी चल रही है। सभी सब्जेक्ट्स आपकी पढ़ाई जा रही है बच्चों आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। ये तो 12th वाले बच्चों के लिए था। अब थोड़ी सी बात करते हैं 10th के बच्चों के लिए। तो 10th के बच्चों का जो बोर्ड एग्जाम आप 2021 में देने वाले हैं, 2021 में आप जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, इसके लिए हमने काफ़ी आप लोग के लिए मेहनत किया हुआ है। इंग्लिश में हमने आप लोग की पोएट्री खत्म कर दी है। ठीक है, पोएट्री खत्म करने के बाद मैंने आप लोग को प्रोज में भी तीसरा चैप्टर इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रोज में मैं आप लोग को तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात करूँ सप्लीमेंट्री की, तो शुरुआत करने, यानी कि इंग्लिश आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और अगले जैसे ये खत्म हो रहा है आपका प्रोज में ग्रामर, एक तरीके से आप लोग का जो इंग्लिश का ग्रामर है, इंग्लिश का ग्रामर शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात करें इंग्लिश के अलावा साइंस की, तो साइंस में आप लोग का एक चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम आप लोग का खत्म हो चुका है। लाइफ प्रोसेस क्या है, राजीव सर ने यानी कि आपके शैलेंद्र सर ने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा के खत्म कर दिया है। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो आप लोग का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पढ़ाया जा चुका है विद क्वेश्चंस। तो आप नोट्स बना के उन क्वेश्चंस को लिख के याद कीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरे चैप्टर को भी केमिस्ट्री के हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरा पढ़ा दिया हुआ है। और उसके क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं 6 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपका कवर कर देने वाला हूं बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक कि सारी चीज़ें समझ गए हैं। 11th 9th
और 10th और 12th जो भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, आप उन सब तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं उतना ज़्यादा आप लोग का रिजल्ट अच्छा आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोग का है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, एक एक्टिविटी करके इसे सिद्ध करना है, एक क्रियाकलाप देकर सिद्ध करना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप की जो विधि है उसमें क्या क्या आप लोग को करना है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज, एल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लीजिए, सभी का विलयन लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए और एक कारक पर 2 किले लगाकर कारक को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। एक कारक पर 2 किल लगा लीजिए और कारक को क्या करना है, 100 ml के बीकर में रख लेना है। अब क्या करना है बच्चों कि चित्र के अनुसार किलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों को साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब चित्र के अनुसार यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्ट की बैटरी को कैसे जोड़ा हुआ है। चित्र के अनुसार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ा हुआ है, यहाँ पे ठीक है, टर्मिनल्स को जोड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कील के टर्मिनल्स को यहाँ से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चित्र के अनुसार आपको जोड़ने के लिए बताया जा रहा है। 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ना है। एक बल्ब को जोड़ना है, इस बल्ब को जोड़ना है, किसके माध्यम से जोड़ना है बच्चों, यहाँ पे स्विच जो दिया है उसके माध्यम से आपको जोड़ना है। क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद बात करें तो बताया जा रहा है कि अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब बीकर में थोड़ा सा हमें क्या डालना है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। ठीक है, इसमें हम क्या डालने वाला है, थोड़ा सा HCl डालने वाले हैं। थोड़ा सा हम इसमें क्या डालेंगे बच्चों, HCl डालने वाले हैं। ठीक है, तो डाल के फिर क्या करेंगे, विद्युत को, स्विच को ऑन करेंगे। विद्युत प्रवाह को जब ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब जल उठता है। बल्ब क्या होगा बच्चों, जलने लगेगा। ठीक है, इस क्रियाकलाप को HCl के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन के साथ करिए। ठीक है, HCl के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन के साथ कीजिए। अब HCl जो डाले थे आपने, बल्ब को जलाया था, स्विच ऑन किया था, उसके जगह पे आप ग्लूकोज डाल के देखिए और एल्कोहल डाल के देखिए क्या होता है। अवलोकन क्या है, आप पाएंगे कि एल्कोहल और ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि विलयनों में H आयन नहीं बनता है। जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है। निष्कर्ष यही निकलेगा बच्चों कि ग्लूकोज और एल्कोहल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते। ठीक है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। और किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं, इसके आप देख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 क्या करिए, पहले ये समझेंगे। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता। आश्रित जल जो होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है। जबकि वर्षा जल क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। और आश्रित जल जो है आपका विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। आश्रित जल शुद्ध होते हैं, जिसमें आयन नहीं बनता, उसमें से आयन निकल जाते हैं तथा विद्युत चालन करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। जैसा कि हमको पता है कि विद्युत चालन किसके द्वारा होता है बच्चों, आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 की बात करें बच्चों, जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जो जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार होता है वो अम्लीय क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H आयन, हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। केवल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन अलग हो पाते हैं तथा अम्लीय विलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि 5 विलयनों ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH का मान क्या पाया जाता है, 4, 1, 11, 7 एंड 9 प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या क्या बच्चों, 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, तो बच्चों आप लोग को पता है कि जो 7 नंबर pH मान होगा उसका विलयन आपका उदासीन होगा। ठीक है, तो 7 नंबर वाला क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। ठीक है, तो वही चीज़ पूछ रहा है कौन सा विलयन क्या है बच्चों, उदासीन है। तो उत्तर आप लोग का क्या होगा, उदासीन के लिए आप लोग का 7वें नंबर पे। ठीक है,
यहाँ पे उदासीन कौन होगा बच्चों? 7वां नंबर वाला आपका विलेन क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या इसी में बी कह रहा है प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय क्या है बच्चों? ठीक है, तो प्रबल क्षारीय के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रबल क्षारीय है वह क्या है, तो यहाँ पे जिसका सबसे कम पीएच मान होगा वो प्रबल क्षार होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे 1 आपका पीएच मान क्या है? प्रबल क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद क्या है? प्रबल अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय, प्रबल अम्लीय की बात की जा रही है सी नंबर पे, तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा बच्चों वो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा? 11 नंबर वाला है, तो सबसे प्रबल क्या है आप लोग का? अम्लीय है। दुर्बल अम्लीय, सबसे कम अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों दुर्बल अम्लीय, अम्ल तो है लेकिन दुर्बल है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? 7 तक तो उदासीन हो जाता है, उसके बाद से आप लोग का अम्ल शुरू होता है, तो यहाँ पे 8 9, ठीक है, और 11 तक तो आपका हाईएस्ट हो जा रहा है, तो 9 वाला आप लोग का क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल अम्लीय आप लोग का क्या होगा बच्चों? ठीक है, 9 वाला हो जाएगा। या फिर उसके बाद अगर हम बात करें दुर्बल अम्लीय क्षारीय, सॉरी यहाँ पे आप लोग का क्या होगा बच्चों? जो दुर्बल अम्लीय होगा वह 4 होगा, सबसे कम तो यही है आप लोग का। और दुर्बल जब क्षारीय की बात करेगा, अम्ल क्षार होते हैं ना, ठीक है, पहले अम्ल उसके बाद क्षार, तो इसी तरह से जब क्षार की बात करेगा तो 9 होगा आपका। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग का जो बेसिक है दुर्बल क्षारीय जो आप लोग का है 9 है। यहाँ पे क्या किया गया है? मिलाकर आपको बता दिया गया है। हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है पीएच का मान भी उसी तरह से क्या होता है? घटता जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बात करें बच्चों यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 की, तो प्रकनली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। 2 प्रकनली लेना है, उसमें समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लेना है। प्रकनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रकनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। दोनों अम्लों की जो मात्रा है और सांद्रता वो क्या है? समान है। किस प्रकनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों होगी? तो यहाँ बात करें बच्चों, प्रकनली ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होगी क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन और Cl आयन अधिक मात्रा में बनाते हैं, जबकि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं क्योंकि यह कम विघटित हो पाता है। आई थिंक समझ रहे हैं आप सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो अपना आप लोग को क्या बताना है? उत्तर बताना है, समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों कि अपना उत्तर समझाइए। तो क्या है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसके कारण इसका पीएच 6 से कम हो जाता है। इसका पीएच क्या हो जाएगा बच्चों? 6 से कम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, इसमें कहा जा रहा है कि ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो ए वाले क्वेश्चन में क्या करा बच्चों? ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो ताज़ा दूध जो होता है, ताज़ा दूध का जो पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसी के सेकेंड पोर्शन की बात करें कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है फिर अम्लीय होता है जिसके कारण दही बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है प्रश्न संख्या 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। यहाँ पे आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O एंड रिएक्शन साइन CaSO4.2H2O। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है आप लोग का और उसमें जल को मिलाया गया हाइड्रेट को। ठीक है, तो आपको क्या मिला? जिप्सम का ठोस पदार्थ मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न संख्या 14 की करें बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो लवण एवं जल बनेंगे जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन तथा सभी क्षारक OH आयन बनाते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं HX + MOH। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लिया गया बच्चों? X मान लिया गया। इसी तरह अम्ल और क्षारक को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को? लवण और जल मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, उसी तरह से एग्जाम्पल्स हैं NaOH + HCl, तो क्या मिल जाएगा? NaCl + H2O और KOH + HCl, तो आप लोग को मिल जाएगा KOH + H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए थे। अब प्रश्न क्या आप लोग का 15 कह रहा है
कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडा का उपयोग पहले आप देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा होता है उसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, धोने वाले सोडे का उपयोग है। अब बेकिंग सोडा NaSCO3 का उपयोग देख लीजिए। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, ठीक है, क्या है इसका मिश्रण है बच्चों, और दूसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो बच्चों आज हमने काफ़ी जल्दी विदाउट रिवीजन की है, मतलब कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन को कई बार समझा के पढ़ाता हूँ, बट आज समय को देखते हुए मैंने विदाउट रिवीजन किए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। 6 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस आपके क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा थे इसलिए मुझे क्या करना पड़ा है, थोड़ा जल्दी में पढ़ाना पड़ा है। तो आई थिंक कि अब आप लोग का ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुका है। अब अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।